हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्योर केमिस्ट्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान के बारे में, और साथ साथ सूत्र द्रव्यमान। तो इन सब की बात आज हम लोग करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले है कि हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर ले कि आखिर परमाणु द्रव्यमान का जरूरत क्यों है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, फिर उसके बाद औसत परमाणु द्रव्यमान का जरूरत क्यों पड़ा। इन दोनों को पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लें कि आखिर कहानी क्या है। तो देखिए, कहानी ऐसा है कि जितने भी परमाणु उपस्थित हैं हम लोग के अगल बगल, जितने भी तरह के परमाणु उपस्थित, ओके, तो ये सभी परमाणु जो हैं कि क्या है, बहुत ही छोटे छोटे कण। ये बात डाल्टन के नियम से हम लोगों को पता चलता है कि परमाणु जो होता है वो बहुत ही सूक्ष्म कण है और वो अविभाज्य है। उसको छोटे छोटे भागों में नहीं बांटा जा सकता है, और वो इतना छोटा है, इतना सूक्ष्म कण है कि उसको हम लोग नंगी आंखों से भी नहीं देख सकते, तो हाथ से पकड़ तो सकते ही नहीं, है ना। उसको जब आंख से नहीं देख पा रहे तो उसको हाथ से क्या पकड़ेंगे। तो ये आपका परमाणु का बात हो गया। तो चूंकि हम लोगों को परमाणु के बारे में पता चल चुका था, लेकिन अब अपने पास था कि आखिर हम परमाणु के गुण को जाने कैसे। परमाणु के गुण को जानना बहुत जरूरी था, लेकिन कैसे जाने। अब आपके दिमाग में है कि परमाणु के गुण को क्यों जानना जरूरी है भाई। ओके, व्हाट इज द नीड। तो जरूरी इस वजह से है बच्चे कि आपको मान लो कोई पदार्थ बनाना हो, मान लो आपको जल बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना है। मान लो आपको जरूरत पड़ गया ये सब बनाने का, और ये सब बनता है। तो अगर ये सब बनाने का जरूरत पड़ गया, तो हम आखिर जब तक हमको परमाणु का गुण नहीं पता होगा तब तक हम परमाणुओं को जोड़ेंगे कैसे। हम किस परमाणु को लेंगे, कैसे परमाणु को लेंगे, उसका द्रव्यमान क्या होगा, उसका अभिक्रिया क्या होगा, ठीक है, उसके गुण क्या होंगे, वो सारा बात हमको मालूम होगा तब तो। जैसे मान लो हमको पता रहे कि अगर हमको तीखा खाना बनाना है तो उसके लिए हमको मिर्चे की जरूरत पड़ेगी, हमको उसमें मिर्चा डालना होगा। तो उसी तरीके से मान लो अगर हमको परमाणु को मिला करके किसी यौगिक को, किसी तत्व का निर्माण करना हो, किसी पदार्थ का निर्माण करना हो, तो हमको वहां पर परमाणु के गुण का जरूरत पड़ेगा कि एक बड़ा परमाणु बनाना है तो कैसा वहां परमाणु, बड़ा एक पदार्थ बनाना तो कैसा परमाणु ले, एक जहरीला पदार्थ बनाना है तो कैसा परमाणु ले, एक स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ बनाना है तो उसके लिए कैसा परमाणु ले, उसका द्रव्यमान कितना होना चाहिए, किस तरह के द्रव्यमान वाले परमाणु को ले। तो ये सारा क्वेश्चन था हम लोगों के लिए। तो उसी क्वेश्चन को हल करने में जो पहला कदम है वो है आपका परमाणु द्रव्यमान। यानी कि बाकी सब गुणों को छोड़ो, पहले परमाणु के द्रव्यमान को तो जान ले कि द्रव्यमान क्या होता है। पहले इसको जानना जरूरी है कि द्रव्यमान क्या है, उसको कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, ये जानना ज्यादा जरूरी था। तो अब ये अपने पास एक चैलेंज था कि आखिर परमाणु के द्रव्यमान को कैसे ज्ञात किया जाए। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करने का तरीका। तो सबसे पहले तो इसको परिभाषित कर लें। तो अगर परिभाषा की बात करें तो किसी एक परमाणु के द्रव्यमान को, है ना, द्रव्यमान को क्या बोल रहे हम लोग, परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान कहते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है, जो द्रव्यमान यूज किया जाता है ना, इसका मीनिंग समझ लेना। द्रव्य प्लस मान। द्रव्य मतलब होता है क्या, पदार्थ,
द्रव्य मतलब होता है क्या, पदार्थ। तो पदार्थ का जो मान है किसी भी वस्तु में, किसी भी प्रकार की चीजों में जो पदार्थ का मान होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये द्रव्यमान का मीनिंग होता है, हिंदी में समझो इसको। तो अब यहां पर अगर हम लोग बात करें कि किसी एक परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, तो अब इसका हम लोग कैसे कैलकुलेशन करें। तो ये है, फिर से आपको एक बार हम रिपीट कर दें कि अब ये चैलेंज था, चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट किया गया। तो चूंकि परमाणु होता है बहुत ही सूक्ष्म, तो सूक्ष्म है तो उसको हम पकड़ कर तराजू पे रख के उसका वजन नहीं निकाल सकते थे कि ये 10 ग्राम है, 15 ग्राम है, 20 ग्राम है, ये काम हम लोग नहीं कर सकते थे। तो हम लोगों को क्या करना पड़ा, तो हम लोगों को यहाँ पे करना पड़ा कि जैसे मान लो आपके अगल बगल में लोग होते हैं, आपके अगल बगल में कुछ लोग होते हैं, तो उन लोगों से आपका तुलना किया जाता है। जैसे मान लो आप एक स्टूडेंट हो तो आपका तुलना किया जाएगा कि वो लड़का जो है वो काफी स्मार्ट है, उसके अपेक्षा में तो तुम कुछ हो ही नहीं, ये काम की जाती है। या फिर वो बहुत तेज है, तुम उससे भी तेज हो। वो कमजोर है, वो गधा है, वो तुम्हारे अपेक्षा में बिल्कुल कमजोर है, गधा है बिल्कुल, ये तुलना की जाती है ना। तो इसी तरीके से परमाणु के भी द्रव्यमान को ज्ञात करने का तरीका निकाला गया कि हम एक परमाणु का निश्चित द्रव्यमान तो नहीं निकाल सकते हैं, तो हमको क्या करना पड़ा, तो हम लोगों को तुलनात्मक द्रव्यमान निकालना पड़ा। और तुलना आखिर किससे करें, अब ये प्रश्न था। तो तुलना के लिए किसी एक तत्व को मानक बनाना था। तो मानक बनाने में सबसे पहली बार बनाया गया हाइड्रोजन को, फिर बनाया गया ऑक्सीजन को, लेकिन बाद में बनाया गया कार्बन को, ठीक है। बाद में बनाया जाता है किसको, तो कार्बन को, क्लियर है। तो यहां पर कार्बन के द्रव्यमान को, एक कार्बन का जो द्रव्यमान होगा उसको यहां पर मानक बनाया गया, उसको इकाई बनाया गया, क्लियर है। और देखा गया कि यह कार्बन, अगर मान लो मेरे पास कार्बन है, कार्बन 12, ये जो होता है कार्बन 12, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन को मानक बना लिया गया, एक इकाई मान लिया गया, और इसी से अपेक्षा करके इसी के सापेक्ष में बाकी परमाणुओं के द्रव्यमान को भी ज्ञात किया जाने लगा। जैसे मान लो अगर हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन का बोला गया कि हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होगा वो परमाणु के 1/12 होगा। हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो क्या है, परमाणु का, कार्बन का 1/12, क्लियर। और कार्बन का यहां पे मान लिया गया 12, ओके। तो हाइड्रोजन का 1/12, फिर वही हीलियम का देखा गया। तो हीलियम के लिए देखा गया कि हीलियम जो है वो कार्बन का कितना है, तो 1/6, सॉरी ये आपका कितना है, तो 1/6। कार्बन के द्रव्यमान का कितना भाग है, तो 1/6 भाग है। और इस तरीके से यहां पर तुलना किया गया कार्बन के द्रव्यमान से, ठीक है। तो 1/6 गुना कार्बन का द्रव्यमान, यानी समझो कि एक तरफ ये तराजू मान लो हो गया, तराजू में क्या कर लिया गया कि एक तरफ कार्बन को रख लिया गया, और बाकी इस तरफ सभी तत्वों को, सभी परमाणुओं को चढ़ाया गया, और अपेक्षा में बताया गया कि ये जो तत्व चढ़ा है ये इसका 2 गुना है, ये जो तत्व चढ़ा है कार्बन के द्रव्यमान का 3 गुना है, ये जो तत्व चढ़ा है कार्बन के द्रव्यमान का 1/2 गुना है, ये जो तत्व चढ़ा है ये कार्बन के 1/4 गुना है, ठीक है। तो इस तरीके से तुलना करके कार्बन किसी भी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया गया, ठीक है।
यानी तुलना किया गया। किससे तुलना किया गया? कार्बन से तुलना किया गया। क्लियर है? कार्बन से तुलना किया गया और कार्बन को ही यहां पर मानक मान लिया गया द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए। क्लियर? तो हम लोग को यही जानना है कि कार्बन को ही मानक बनाकर और हम लोग यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान का तुलना करके हम लोग सभी तत्व का द्रव्यमान, सभी परमाणुओं का द्रव्यमान हम लोग लिख रहे थे। 1/6 गुना 1/12 गुना 3/4 गुना 3/6 गुना, है ना, 2/8 गुना, ऐसे करके जो भी था इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर कि परमाणु द्रव्यमान का व्याख्या कर रहे थे। ठीक है? तो अब इस तरीके से किया गया। तो जैसे 1/12 गुना कार्बन का द्रव्यमान, कार्बन का द्रव्यमान, क्लियर? कार्बन का द्रव्यमान हो गया। तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होगा? 12। अब प्रश्न ये है कि ये जो कार्बन का द्रव्यमान 12 यूज कर रहे हैं, लेकिन ये जो हम लोग परमाणु द्रव्यमान निकाले, परमाणु द्रव्यमान का इकाई क्या होगा? इकाई भी एक बड़ा प्रश्न। क्या ग्राम में लेंगे द्रव्यमान को? तो बिल्कुल नहीं। परमाणु द्रव्यमान जिस वक्त में अभी हम बात कर रहे हैं, उस वक्त में परमाणु द्रव्यमान का कोई ग्राम में इकाई नहीं ले सकते थे। क्यों नहीं ले सकते थे? क्योंकि आप ग्राम में तो कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, ग्राम में उसका हल नहीं निकाल रहे हो। ठीक है? ये ग्राम में आप यहां हल इसका नहीं निकाल रहे हो। तो अब क्या होगा? तो यहां पर इकाई एक ऑटोमेटिक मान लिया गया। इकाई क्या माना गया? तो चूंकि भाई परमाणु का द्रव्यमान है और इसके इकाई की बात की जा रही है, तो इसका इकाई क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोला जाने लगा? एटॉमिक मास यूनिट। और इसी को अगर आप शॉर्ट कर देते हो, इसी को अगर आप शॉर्ट कर देते हो तो क्या लिखेंगे? एटॉमिक से ए ले लिया गया, मास से एम ले लिया गया और यूनिट से यू ले लिया गया, और इसी को हम लोग क्या लिख रहे हैं? AMU। तो जैसे अगर कार्बन का द्रव्यमान लिखना है, कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान, तो वो जो लगभग होता है, कितना होता है? तो 12.001 AMU परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्लियर है? तो इस तरीके से परमाणु द्रव्यमान को इकाई के साथ लिखा जाने लगा। कार्बन 12 का 12 ले लिया गया। ठीक है? कंफ्यूजन मत आना कि 12 AMU क्यों लिख रहे हैं। तो ये इस वजह से लिख रहे हैं, कार्बन 12 एक समस्थानिक है कार्बन का, और इसी को लेकर के इसी को मानक बनाया गया है। तो इसका हम 12 ले लिए और 12 मानकर इसको 12 AMU लिख दिए। और इसी के सापेक्ष में जैसे हाइड्रोजन के लिए बात किए थे, यहाँ पर हीलियम के लिए हम बात किए थे कि हीलियम जो है 1/6 आया कार्बन के द्रव्यमान का। तो 1/6 गुना 12.001 AMU, तो कितना हो जाएगा? 2.00 और क्या हो जाएगा ये? 1, है ना, AMU। ये हो गया हीलियम का परमाणु द्रव्यमान। तो इस तरीके से परमाणु सभी तत्वों के परमाणु, सभी परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान इस तरीके से निकाला जाने लगा। क्लियर है? तो अब मेरे हिसाब से आपका जो होगा कॉन्सेप्ट, वो परमाणु द्रव्यमान को लेकर के क्लियर हो गया होगा। परमाणु द्रव्यमान का इकाई क्या हुआ? तो परमाणु द्रव्यमान इकाई उसको बोलते हैं, और उसको सूचित कैसे करते हैं? तो AMU। जैसे किलोग्राम को kg लिखते हैं, उसी तरीके से परमाणु द्रव्यमान इकाई को AMU लिखते हैं। ठीक है? लेकिन एक बात और अब हम यहाँ पर आपको बता दें कि चूंकि परमाणु द्रव्यमान का कैलकुलेशन हम लोग करना शुरू कर दिए, तो सिर्फ यहाँ पर परमाणु ही नहीं था, परमाणु के साथ साथ अणु भी बहुत सारे बन गए। अब दिमाग में आया कि भाई अणु भी तो बन रहे हैं, जैसे H2, तो ये एक अणु है, तो इसका द्रव्यमान कैसे लिखें? तो इसका भी द्रव्यमान क्या हम परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में ही लिखें? किसी अणु के लिए क्या इस इकाई का ही उपयोग करें हम, AMU यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई? तो किसी अणु का
इस तरीके से बोलना कि 2 परमाणु द्रव्यमान इकाई और वो अणु का द्रव्यमान है, तो अणु एक अलग हो गया ना, और अणु के द्रव्यमान को परमाणु के रूप में बता रहे हैं, तो वो तो तरीका गलत होगा। तो उस तरीका को सही किया गया। और सही कैसे किया गया, तो बाद में, ठीक है, बाद में क्या किया गया कि AMU को U द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। प्रतिस्थापित कर दिया गया। और U का इंग्लिश होता है यूनिफाइड मास, जिसको आप बोलोगे एकीकृत द्रव्यमान। यूनिफाइड मास मतलब क्या हो जाएगा, एकीकृत द्रव्यमान। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, परमाणु द्रव्यमान को जब हम लोग फिर लिखना शुरू किए, तो जैसे परमाणु के लिए लिखना है तो इसको क्या करेंगे 12.001 U, इस तरीके से लिखा जाता था। हाइड्रोजन का अगर लिखना है तो 2.002 U, ये द्रव्यमान होगा। ठीक है। और एक बात और हम आपको बता दें कि परमाणु द्रव्यमान होगा उसको आप कैसे सूचित करोगे, तो W से सूचित करोगे। अधिकतर बार में जो होगा वो परमाणु द्रव्यमान को आप कैसे सूचित करोगे, तो W से। W मतलब वेट। ठीक है, तो W से सूचित करोगे, कभी कभी M से भी सूचित किया जाता है। तो ये हो गया हम लोग का परमाणु द्रव्यमान। क्लियर है, परमाणु द्रव्यमान का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब सभी तत्वों के अलग अलग परमाणु द्रव्यमान होंगे, कार्बन का, क्लोरीन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का, सभी का परमाणु द्रव्यमान अपना कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो उसको भी आपको याद करना पड़ेगा, तो उसको याद कर लीजिएगा। और अब जो है हम आपको बताने जा रहे हैं अगला औसत परमाणु द्रव्यमान, उसकी बात कर लेते हैं। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। अब देखिए हम लोग औसत परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं कि औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो चलो इसको परिभाषित करते हैं। तो देखिए यहाँ परमाणु द्रव्यमान की, औसत परमाणु द्रव्यमान की बात कर ले, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि हम लोग जो है परमाणु द्रव्यमान का बात कर ही लिए, तो आखिर परमाणु द्रव्यमान का जरूरत क्यों पड़ा, उसके पीछे क्या कारण था। ठीक है, तो उसके पीछे के कारण का अब हम लोग यहाँ पर अंदाजा लगाएं। तो देखो हम लोग एक वर्ड पढ़े होंगे जो कि आपका समस्थानिक होता है। समस्थानिक के बारे में हम लोग जरूर पढ़े होंगे। तो समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक उस तरह के तत्व के परमाणु होते हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, परमाणु संख्या समान होता है। ओके, यानी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न और परमाणु संख्या जो होगा वो समान होता है। जैसे अगर बात करें तो क्लोरीन की ही अगर बात करते हो तो Cl, क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन 35 परमाणु द्रव्यमान, या फिर इसको द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है, और क्लोरीन का ही 37 होता है। हाइड्रोजन के बारे में पढ़े होंगे, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक हाइड्रोजन 1,1, हाइड्रोजन 1,2, हाइड्रोजन 1,3। इसको प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम, इसको ट्रिटियम कहते हैं। इस तरीके से आप 3 प्रकार के हाइड्रोजन के समस्थानिक भी पढ़े होंगे। क्लोरीन के 2 समस्थानिक, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो जो हम लोगों के अगल बगल, हम लोगों के वातावरण में जो अपना क्लोरीन परमाणु उपलब्ध है, उसमें ये दोनों मिश्रित रूप से उपलब्ध रहा होगा। हम लोगों के पास जो क्लोरीन का परमाणु उपलब्ध होगा, उस क्लोरीन के परमाणु में क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 दोनों का मिला हुआ रूप उपलब्ध होता है। ठीक है, आप अपने अगल बगल जो भी क्लोरीन देखोगे, जो भी क्लोरीन आप यूज कर रहे हो, उस क्लोरीन में 35 और 37 दोनों मिला हुआ है। मान लेते हैं कि यहां पर इतना क्लोरीन 35 रहा होगा, इसी परमाणु का भाग में इतना 35 उपस्थित रहा होगा और इतना 37। ठीक है, तो इस प्रकार से 35 और 37 दोनों उपलब्ध है।
तो अब अपने पास ये था क्वेश्चन कि हम कौन से समस्थानिक का यानी क्लोरीन 35 का द्रव्यमान अपने काम के दौरान यूज करें या फिर क्लोरीन 37 का द्रव्यमान यूज करें। क्वेश्चन ये था, ठीक है, समझना इस चीज को कि हम लोगों के पास क्या है कि प्राथमिकता किसको दे। अगर मेरे पास एक ही गोला था, एक ही परमाणु था, इसी में ये दोनों उपलब्ध है, तो हम प्राथमिकता किसको दें? 35 वाले को प्राथमिकता दें, 37 वाले को प्राथमिकता दें। अगर 35 वाले को प्राथमिकता देंगे तो 37 वाले को बुरा लग जाएगा और उसकी वजह से जो मेरा अभिक्रिया होगा वो गड़बड़ा जाएगा। अगर 37 वाले को प्राथमिकता देते हैं तो 35 वाला फिर बुरा मान जाएगा और इस वजह से आपका जो अभिक्रिया है वो गड़बड़ हो सकता है। तो इस वजह से यहां पर क्या करना पड़ा बच्चे हम लोगों को कि हमको क्या करना पड़ा कि क्यों ना इन दोनों का हम एवरेज निकाल दें, यानी कि औसत निकाल दें। औसत में तो दोनों में से कोई बुरा नहीं मानेगा, औसत निकाल देते हैं दोनों का। अगर दोनों का औसत निकाल दे तो दोनों अस्थिर हो जाएगा, दोनों संतुलित हो जाएगा। तो यहां पर वही काम हम लोग करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इनका औसत निकाल देते हैं। ये औसत परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, ये औसत परमाणु द्रव्यमान ये निकालना होगा। क्लियर है? तो औसत परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो अब ये क्लोरीन 35 है, क्लोरीन 37 है, तो ये जो 35 और 37 होता है ये किस रूप में होता है? तो 75% इसका होता है और 25% इसका होता है। ओके, ये जो परमाणु क्लोरीन का है उसमें 75% कौन रहेगा? क्लोरीन 35 और 25% कौन रहेगा? क्लोरीन 37। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान निकालने का ये तरीका है। कैसे निकालेंगे? तो चलो आओ यहां देखते हैं। तो फॉर्मूला कहता है कि औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर सिग्मा। सूत्र है सिग्मा, मतलब समझते हो ना, कुल का योग। 10वीं में बारंबारता में पढ़े होगे सिग्मा, ये कुल योग बताता है। तो सिग्मा समस्थानिकों का द्रव्यमान गुना प्रचुरता प्रतिशत। प्रचुरता प्रतिशत, ठीक है, प्रचुरता प्रतिशत। तो प्रचुरता कितनी? इसकी क्लोरीन 35 की प्रचुरता कितनी? 75% और क्लोरीन की कितनी? 25%। ठीक है, तो अब इसी को करेंगे। तो पहले इनकी कर ले, तो 35 गुना 75 बट्टा 100 प्रतिशत में है तो उसको 100 से भाग देंगे तब ना संख्या बदलेगा। फिर 37 गुना 25 बट्टा 100, तो 35 गुना 75 प्लस 37 गुना 25 बट्टा 100। अब इस पूरे को आप हल करोगे तो हल करने पर जो आपका मान आएगा वो 35.5 यू लिख सकते हो या फिर एम यू आप यहां पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एम यू भी आप यहां पर लिख सकते हो। यू हम लिख रहे हैं मतलब एकीकृत, चूंकि द्रव परमाणु की ही बात कर रहे हैं अभी, तो एम यू भी चल सकता है यहाँ पे। तो परमाणु औसत परमाणु द्रव्यमान क्लोरीन के लिए कितना आया? 35.5। और जब आप परमाणु द्रव्यमान जब भी क्लोरीन का लोगे तो कितना लोगे? 35.5 हमेशा। ठीक है, हमेशा आपको क्या लेकर चलना है? तो 35.5 लेकर चलना है क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान। इसी तरीके से जितने भी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बारे में जो हम लोग जानते हैं, सॉरी परमाणुओं के, जितने भी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के बारे में जानते हैं, वो सब द्रव्यमान कौन सा द्रव्यमान है? औसत परमाणु द्रव्यमान है। वो सभी औसत परमाणु द्रव्यमान है, इस बात को याद रखना है। ओके, किसी तत्व का एक निश्चित परमाणु द्रव्यमान, किसी परमाणु का एक निश्चित परमाणु द्रव्यमान नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो क्या होगा? औसत परमाणु द्रव्यमान होगा। क्लियर होगी बात? चलो, तो ये तो हम लोग का क्लियर हो गया। और अब किसी भी तत्व का आप किसी भी परमाणु का इस तरीके से निकाल लोगे, उनके समस्थानिक का जो द्रव्यमान होगा उसको क्या करना है कि
उसको उसके प्रचुरता से गुना करके दोनों को जोड़ के ओवरऑल हल कर देंगे तो औसत परमाणु द्रव्यमान निकल कर आ जाएगा। आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं आणविक द्रव्यमान की, यानी कि परमाणु के बारे में तो पढ़ लिए, अब हम लोगों को आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो आणविक द्रव्यमान कैसे निकाले, उसका क्या तरीका है, तो चलो उसमें आते हैं और शुरू करते हैं उसको। तो अब देखिए आणविक द्रव्यमान की बात करें तो चलो उदाहरण ले लेते हैं, और पहले उदाहरण लेकर कुछ हम लोग यहाँ पर हल कर लें, उसके बाद हम लोग इसकी परिभाषा लिख लेंगे। तो आणविक द्रव्यमान मतलब जैसे एक अणु ले लें, यहाँ पर हम एक अणु ले रहे हैं। सबसे पहले तो एक छोटा सा अणु ले, जैसे O2 ले लिए। O2 एक अणु है। अणु को तो जानते हो कि अणु क्या होता है। तो किसी परमाणु का वह रूप जिसमें वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। तो देखिए अणु, ये O2 हो गया, तो 2 गुना ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। अगर O2 का आणविक द्रव्यमान बताना है तो देखो कितने यहाँ पे ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन 2 हो गए ना, यानी ऑक्सीजन के 2 परमाणु यहाँ हो गए। तो 2 गुना ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान मतलब 2 गुना 16 यू, मतलब 16 दूने 32 यू, आंसर हो गया। इसी तरीके से अगर Cl2 के लिए पूछ दे कि Cl2 का आणविक द्रव्यमान बताइए तो क्या होगा, 2 क्लोरीन है ना, Cl2 2 क्लोरीन होगा, तो 2 गुना क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान मतलब 2 गुना 35.5 यू, मतलब 35.5 को 2 से गुना करें तो 71 यू आएगा। ठीक है। इसी तरीके से अब आगे HCl की बात करें, HCl का आणविक द्रव्यमान तो कैसे निकालेंगे, यहां पर कौन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, हाइड्रोजन का 1 यू होगा, यानी 1 AMU भी कह सकते हो, और क्लोरीन का कितना निकाले हम लोग, 35.5 यू, मतलब 36.5 यू जो होगा वो HCl का परमाणु द्रव्यमान होगा, सॉरी आणविक द्रव्यमान होगा। समझिए। तो किसी भी अणु में उपस्थित जितने भी परमाणु होंगे उन सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का जो योग होगा उसी को हम लोग आणविक द्रव्यमान कहेंगे। क्लियर है। चलो एक दो और एग्जांपल यहां देख लेते हैं। एक एग्जांपल और देख ले, CO2 इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 2 गुना ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर कार्बन का कितना है 12 यू और 2 गुना ऑक्सीजन का कितना है 16 यू। तो 12 यू प्लस 16 गुना 32 यू मतलब क्या हो गया, ये 44 यू हो जाएगा। ठीक है, 44 यू हो गया आणविक द्रव्यमान। क्लियर है, समझ गए बात को। तो आणविक द्रव्यमान CO2 का इस तरीके से। तो जो भी तत्व होंगे, जो भी अणु होंगे, उन सभी अणुओं में इसी तरीके से आप परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हो, सॉरी आणविक द्रव्यमान को आप ज्ञात कर सकते हो। तो चलो इसकी परिभाषा आप लिख लें। परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी भी अणु में उपस्थित, किसी भी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं
के परमाणु द्रव्यमान का योगफल आणविक द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का आणविक द्रव्यमान का परिभाषा, और आपको कैसे निकालना है आणविक द्रव्यमान उसको हम आपको बता दिए। अब एक और लेते हैं और एक उसका हम आपको बता कर देते हैं। अपने पास H2SO4 एक अणु है, इसका परमाणु द्रव्यमान निकालना है, तो निकालते हैं। तो देखिए कितने हाइड्रोजन है, तो दो गुना हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस सल्फर का परमाणु द्रव्यमान प्लस 4 गुना ऑक्सीजन 4 है ना, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर 2 गुना हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, तो 2 गुना 1U प्लस सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 32U, और 4 गुना ऑक्सीजन का कितना होता है 16U, तो 2U प्लस 32U प्लस 64U बराबर कितना हो गया, ये टोटल हो जाएगा 98U। यानी कि H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो 98U। क्लियर है, ये हो जाएगा 98U। तो इस तरीके से हम लोग परमाणु आणविक द्रव्यमान को भी निकालना सीख गए, और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आज के लिए यहीं पर ओवर करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग मोल संकल्पना को लेकर मिलते हैं, यानी मोल के बारे में जानेंगे, मोलों की संख्या के बारे में जानेंगे, मोल कैसे निकालते हैं, और 1 ग्राम में 1 AMU में कितना ग्राम होता है, उन सब की बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।